हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। ठीक है, पहले ओवरऑल पेपर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैथ देखिए, जो आपका 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका टफ आ रहा है। ठीक है, और देखिए रीजनिंग की जो बात है फ्रेंड्स, तो रीजनिंग 24 से 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्कुलर या आपका मंजिला पर बैठाने वाला आ रहा है। ओके, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, ओवरऑल जितने स्टूडेंट्सों से मेरा बात हुआ है फ्रेंड्सों से, तो उसमें से मान लीजिए कोई 80 करके आ रहा है, कोई 85 करके आ रहा है, कोई 86 करके आ रहा है। ठीक है, मीन्स इसमें फ्रेंड्स हम बात करें कि ये जो शिफ्ट था पेपर का, ये थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, और बात करें हम साइंस की और रीजनिंग की, साइंस की और जीके की, तो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं फ्रेंड्स। करेंट अफेयर बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो पिछले शिफ्टों में पूछा गया है वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पास स्टूडेंट्सों द्वारा अटेम्प्ट ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्सों द्वारा इस पेपर को भी इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही पेपर का ओवरऑल बात। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2019 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मुझे मिला है कि 2022 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटन ने। ठीक है, इसका कैप्टन कौन था, कप्तान कौन था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले शिफ्टों में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगस्त में ही पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। यंग बंगाल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हेनरी विलियम डेरेजियो को कहा जाता है। विद्युत मोटर किस पर काम करती है और किस ऊर्जा में बदलती है? तो जो विद्युत मोटर होता है फ्रेंड्स, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है फ्लेमिंग का। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि जूल का तापन नियम के अनुसार ऊष्मा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो जो ऊष्मा होता है फ्रेंड्स, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? आई स्क्वायर के बराबर, आई स्क्वायर के। ठीक है, तो जो ऊष्मा होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसका होता है? आई स्क्वायर का होता है। ठीक है, ये आपको आंसर लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु की दूरी 5 मीटर, प्रतिबिंब, ये प्रतिदिन नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? देखिए, अवतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन हम आवर्धन क्षमता अगर निकालें फ्रेंड्स तो क्या होता है? माइनस भी अपान यू होता है। ठीक है, और ये भी क्या है फ्रेंड्स? ये प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, और ये यू होता है ऑब्जेक्ट की दूरी, बोले तो वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए यम बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? आप बोलेंगे सर यहाँ पास दिया है 2 मीटर, तो ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, मीटर आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी कितनी है? यू बराबर आपको दिया है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैग्नीफिकेशन का मान निकल के आ जाएगा -2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास अगर आपसे फोकस दूरी पूछा गया होता फ्रेंड्स अवतल दर्पण का, तो कैसे आप सोल्व करते? 1/f बराबर, दर्पण का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का अगर आपको मान लीजिए फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ पास आपको प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी दोनों को दिया है, तो आपको फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण चाहे लीजिए चाहे अवतल लेंस लीजिए फ्रेंड्स, दोनों के लिए जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखें आप, फोकस दूरी अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, और देखिए जो वस्तु होता है फ्रेंड्स, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, इसलिए भी हम क्या लेंगे? यहाँ माइनस में लेंगे। ठीक है, तो भी हमारा कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, और प्रतिबिंब -5 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब की दूरी हम v बराबर भी मानते हैं, तो v बराबर कितना? 2 मीटर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। तो 1/- का f, ठीक है, माइनस में आएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बराबर 1/, देखिए यहाँ प्रतिबिंब की दूरी कितने मीटर? 2 मीटर, माइनस 1/, अब देखिए यहाँ वस्तु की दूरी कितना? -5, तो माइनस में यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो -1/f बराबर, देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 2 पंचे 10 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो -1/f बराबर माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, -1/f
एफ इक्वल कितना आ जाएगा, 5 में 2 गया 3/10, ठीक है। मीन्स बोले तो कितना निकल का है फ्रेंड्स, -1/f इक्वल 3/10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए फ्रेंड्स, आपको आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए एक मैं लेंस फार्मूला लिख देता हूँ फ्रेंड्स। लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल होता है फ्रेंड्स 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये लेंस फार्मूला है और पहले मैं जो लिखा था वो दर्पण फार्मूला है, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। और लेंस फार्मूला मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स, लेंस फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो v/u होता है। लेकिन दर्पण में क्या लग जाता है, दर्पण में अगर मैग्नीफिकेशन आप निकालना चाहेंगे तो -v/u होता है, ठीक है। यहाँ पास सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, याद जरूर रखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूएनईपी की मीटिंग में सीएफसी की मात्रा को किस वर्ष तक एक स्तर में बनाए रखने पर विचार हुआ, तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि आर्टिकल अनुच्छेद 243 के तहत कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे ऑप्शन था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए कैसे इजी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक है। देखिए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद भी पूछा गया, 395 अनुच्छेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि H2 + O2 इक्वल H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। H2 + O2 = H2O, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पास नीचे मैं लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से ये एक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। डोबे-राइनर के त्रिक नियम में कौन सा त्रिक सही है, तो ये ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सही है, ठीक है। इनके 3 त्रिक थे फ्रेंड्स, एक ये लिनाक था, ठीक है, और दूसरा ट्रिक मैं यहाँ लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, और तीसरा ट्रिक भी लिख दिया हूँ, ठीक है। इन तीनों को आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स कि जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं फ्रेंड्स, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कौन सा गैस निकलेगा, मतलब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो यहाँ कौन सा गैस निकलेगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोक रंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम और गवर्नर कौन है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ से सीएम गवर्नर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता, तो 1 जीता। कौन जीता था और किस खेल में जीते थे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। आपसे ये कंफर्म पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि 1 गोल्ड मेडल किसने जीता था और किस खेल में जीता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिकी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो यह 343 अनुच्छेद में बताया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सा योजना चलाई गई, तो पढ़ो प्रदेश योजना। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो एग्जाम हुआ था 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, वहाँ पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड आर्टिकल मेरे से पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं फ्रेंड्स, वहीं से क्वेश्चन उसी टॉपिक से उठाया जा रहा है, ठीक है। बट कहीं पास से ऊपर से उठाया जा रहा है, कहीं बहुत अंदर से, ठीक है। तो आप जिस टॉपिक पर क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस जरूर देखिए और उन टॉपिक को जरूर कवर कीजिए फ्रेंड्स, आपका 100% मार्क्स सही होगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत के स्वतंत्रता के समय आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो कृषि थी। अब देखिए यहाँ कृषि रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे क्रांतियों के बारे में, ठीक है, तो आप सभी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई थी, 2014, 2015, 2016, 2017। तो देखिए कब की गई थी, 2014 में। अब किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा कि नमामि गंगे की शुरुआत किसने किया था, तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है, 2014 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि जाइलम का मार्ग कैसा होता है, तो जाइलम के जड़ के जाइलम से तना तक और तना के जाइलम से पत्ती तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि शुक्राणु का एक चित्र दिया हुआ था, पूछा गया था जाइगोट का फॉर्मेशन कौन सा भाग में होता है, तो देखिए किस प्रकार से
डायग्राम दिया था, मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार दिया था फ्रेंड्स, ठीक है, और ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं बना देता हूँ शुक्राणु का डायग्राम, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया था डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। ये मान लीजिए कि हेड है, ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और ये मान लीजिए मिडिल भाग है, इसको बी नाम दे देता हूँ, ये टेल है, बोले तो पूछ, इसको सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है फ्रेंड्स, ए नंबर पर होता है। ए नंबर बोले तो हेड, HEAD, यहाँ पास होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहा होगा फ्रेंड्स ए वाला, उसी को आपको क्लिक करना था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो और डायग्राम से ही पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए बोला गया था कि पाचन तंत्र का चित्र दिया गया था वहाँ, ठीक है, और पूछा गया था कि भोजन ग्रास नली से पेट में किस प्रक्रिया द्वारा जाती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा, क्रमांकुंचन, ठीक है, क्रमांकुंचन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। इस क्रिया के द्वारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा भोजन जो होता है ग्रास नली से पेट में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि उपग्रह में चित्र काली क्यों दिखाई देते हैं, तो स्कैटरिंग, बोले तो प्रकीर्णन नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट नहीं होता है। जब इन्वायरमेंट नहीं होता तो प्रकीर्णन भी नहीं होता है। पर्यावरण न होने के कारण स्कैटरिंग, बोले तो प्रकीर्णन भी नहीं होता है, इसलिए उपग्रह में सभी चित्र काली दिखाई देती है, ठीक है। किशोर के लिए संतुलित आहार क्या है, ऑप्शन में था फ्रेंड्स दाल, दूध, रोटी, चावल, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दाल से प्रोटीन मिल जाता है, दूध से क्या मिल जाता है आपको, विटामिन और प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, और रोटी और चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिमराम, मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, सोना, चांदी, पारा, ऑप्शन में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सोना रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सोना से भी कम अभिक्रियाशील एक प्लेटिनम होता है, उसको भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेटिनम, ये सोना से भी कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में, शिफ्टों में, ठीक है। ये अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रख लेंगे, ये शुरू से ही पूछा जा रहा है, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि दिल्ली में 25 जून को बारिश क्यों होता है, तो लौटती हुई मानसून के कारण दिल्ली में 25 जून को बारिश होती है, ठीक है। और देखिए केरल और कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पास आमों को बहुत फायदा होता है इस लौटती हुई मानसून से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखिए फ्रेंड्स, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूजीलैंड के आवर्त सारणी में शून्य वर्ग को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए शून्य वर्ग नहीं रखा गया था, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास ऑक्सीकरण और अपचयन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है, निकलना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं अपचयन का फ्रेंड्स, ठीक है, तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन तो जुड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखेंगे, ये आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल लेंस में साइन क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, यहाँ धनात्मक नहीं होगा। अवतल लेंस में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। 10 ओम का प्रतिरोध 300 वाट उत्पन्न करती है, तो धारा क्या होगी। देखिए इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। 10 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पास एक फार्मूला आप जानते हैं V बराबर IR, ठीक है, और एक फार्मूला और आप जानते हैं कौन सा, VI बराबर P, ठीक है। तो देखिए आपको पावर दिया है और क्या दिया है, बोले तो रजिस्टिविटी, बोले तो प्रतिरोध, रजिस्टेंस, प्रतिरोध दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम V बराबर IR, तो V की जगह पर IR रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो देखिए मैं I और R मल्टीप्लाई बाई I कर देता हूँ, बराबर P कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका फार्मूला, नया फार्मूला निकल के आ जाएगा कितना, I स्क्वायर R बराबर P, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ I स्क्वायर R बराबर P। तो देखिए फ्रेंड्स I स्क्वायर आपको धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो I स्क्वायर का मान
हमको नहीं पता है, यही निकालना है, तो आई स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया फ्रेंड्स, 10 ओम का प्रतिरोध दिया है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, इक्वल आपको पावर कितना दिया है 300 वाट, यहाँ 300 रख देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई स्क्वायर, इधर भी वर्गमूल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो उधर भी वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर, और इधर 30 का भी वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इधर से एक आई बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल कितना आ जाएगा, धारा का मान √30 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि राज्य के कार्यपालिका का अंग कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए यहाँ पास राज्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कार्यपालिका का अंग तो राज्यपाल होता है। ठीक है, लिटमस पेपर किसका बना होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो लिटमस पेपर जो होता है फ्रेंड्स लाइकेन का बना होता है। ठीक है, और किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, लेंस का क्षमता 10 डायोप्टर है तो फोकस लंबाई क्या होगी। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, डायोप्टर लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/S एफ। ठीक है, फोकल लंबाई। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, डायोप्टर आपको 10 डायोप्टर दिया है बराबर 1/F। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मीन्स बोले तो एफ जो फोकल लंबाई आया तो कितना आया, 0.1, हमेशा मीटर में आता है फ्रेंड्स, जो डायोप्टर होता है हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, तो इतने मीटर हो गया, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में दिया रहा होगा फ्रेंड्स तो 0.1 को आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया रहा होगा, तो मीटर में दिया रहा होगा तो 0.1 मीटर आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वोल्टेज सेल बदलता है। ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे जितना क्वेश्चन मिला था फ्रेंड्स मैं आपको सॉल्व करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।